भगत सिंह के जो विचार हैं, कहीं से भी हम शुरुआत करें, वो इसी बात पर के जाकर के टिकेंगे, इसी बात पे जाकर के टिकते हैं कि कैसे सारा जो समाज है, खास तौर पे वो समाज जो मेहनत करता है, मेहनत कश है, उसका शोषण ना हो, कि एक देश दूसरे देश का शोषण ना करे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर पाए, ऐसी व्यवस्था हम बनाएं। इसी के लिए उनका जो जीवन समर्पित था और इसी के लिए वो फांसी पे चढ़े थे। उनको कोई मरने का शौक थोड़ी था, जिंदगी तो सब जीना चाहते हैं अपनी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से विचार विमर्श किए, उनके सामने जैसी चीजें थी, तो वो हम सबके सामने है। जो उनके काम हैं वो मैं नहीं आपके सामने कि उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में, उस सब को हम सब लोग जानते हैं। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सब उससे परिचित हैं अच्छी तरीके से। उन्होंने एक विद्यार्थियों के नाम पत्र लिखा 1929 में, एक पत्र लिखा विद्यार्थियों के नाम, और ये पत्र जो है एक अधिवेशन में पढ़ा जाना था। सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे। उसमें से मैं एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांव की जर्जर झोंपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी और तब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। ये जो संदेश है उनका कि नौजवानों को क्या करना है, कि हर झोंपड़ी में, हर व्यक्ति के पास क्रांति का संदेश पहुंचाना है। और क्रांति क्या है, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, अपने भाषणों में, अपने लेखों में, और जो क्रांति का पूरा मसौदा तैयार किया कि किस तरह से क्रांति संभव होगी। जो उनका पूरा पॉलिटिकल प्रोग्राम है, जिस पे कम चर्चा होती है कि क्या उन्होंने किस तरह से एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी, पूरा मसौदा जो है उसके में क्या कार्यक्रम होंगे, तो उसमें क्रांति से हमारा क्या आशय है यह स्पष्ट है। इस शताब्दी में इसका सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है, जनता के लिए जनता का राजनीतिक शक्ति हासिल करना। ये उनका क्रांति के लिए जो मकसद है, वो क्रांति का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। बम और पिस्तौल कभी कभी क्रांति को सफल बनाने के साधन मात्र हो सकते हैं। इसमें भी संदेह नहीं है कि कुछ आंदोलनों में बम और पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होते हैं, परंतु केवल इसी कारण से बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। क्योंकि भगत सिंह के साथ बहुत सारे टी शर्ट्स पे, कारों पे भगत सिंह को एक अलग अलग रूप में, एक सिंबल के तौर पे, और क्रांति भी कहते हैं उसको, हिंसा की तरह से भगत सिंह का इस्तेमाल होता है कि जैसे वो बहुत ही गर्म दल के थे और पिस्तौल की तरह से। और उसी तरह से चंद्रशेखर आजाद को भी एक पिस्तौल के साथ मूंछ मरोड़ते हुए दिखाया गया है। ये जो क्रांति की अवधारणा है हिंसा और हथियारों के साथ, इस पे भगत सिंह जो है स्पष्ट तौर पे ये बात समझने की जरूरत है कि सिर्फ इससे नहीं होता है। ये उसके साधन तो हो सकते हैं, लेकिन मुख्य यही बात नहीं है कि आतंकवाद को जो बमों का आंदोलन है, पिस्तौल लेकर के चलता है, उसको हम क्रांति की परिभाषा नहीं दे सकते। ये जो वो बार बार इस बात को कहते हैं कि इस वाक्य में क्रांति शब्द का अर्थ प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा है। ये जो परिवर्तन की भावना और आकांक्षा, क्रांति एक ऐसा करिश्मा है जिसे प्रकृति स्नेह करती है। अब ये भगत सिंह की लैंग्वेज इतनी रोमांटिक है, मतलब जैसे कवि लिखता है ना कि एक ऐसा करिश्मा है जिसे प्रकृति स्नेह करती है और जिसके बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती। क्रांतिकारियों का विश्वास है कि देश को क्रांति से ही स्वतंत्रता मिलेगी। ये अलग अलग जगह के टुकड़े टुकड़ों में जो मेरे सामने आ रहा है, मैं वही पढ़ता जा रहा हूं। क्रांति या आजादी कोई छोटा रास्ता नहीं है,
यह किसी सुंदरी की तरह सुबह सुबह हमें दिखाई नहीं देगी, और यदि ऐसा हुआ तो वह बड़ा मनहूस दिन होगा। कि क्रांति तो एक चेतना का नाम है, एक निरंतर होने वाली, घटित होने वाली परिघटना है, कि अचानक एक दिन क्रांति आएगी, हम क्रांति की इंतजार करते रहें कि एक दिन क्रांति होएगी, क्रांति तो होनी ही है। नहीं, कि सुबह सुबह एक दिन परी की तरह उतरेगी क्रांति, ये नहीं है चीज। वो तो हर रोज घटित होनी है, हर पल हमारे दिमाग में, हमारे समाज के अंदर घटित होनी है। उसमें हमारी क्या भूमिका है, वो सब क्रांति की परियोजना का हिस्सा है। बिना किसी बुनियादी काम के, बगैर जुझारू जनता के और बिना किसी पार्टी के जो क्रांति हर तरह से तैयार हो तो यह एक असफलता होगी। इस तरह से वो बार बार आप इंकलाब का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हो, मैं यह मानकर चलता हूं कि इसका मतलब आप समझते हैं कि ये जो चीज है कि दो नारे भगत सिंह के मशहूर हैं, साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद। कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का ही आंदोलन क्यों ना हो, मतलब कोई भी आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, नारा क्या लगता है? इंकलाब जिंदाबाद। जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, जुल्म होता है, शोषण होता है, तो उसकी एक ही आवाज है, एक ही नारा उसके पास है, इंकलाब जिंदाबाद। ये जो इंकलाब की चाहना है, इंकलाब की इच्छा है, और वो ये समझता है, चाहे बहुत ही इस रूप में वो ना समझता हो सचेत तौर पे कि इंकलाब से क्या अर्थ है और इंकलाब में क्या क्या होगा, लेकिन उसके जो दिमाग की जो बिल्कुल निचली परतें हैं, उनके अंदर उसको इस बात का भरोसा है कि मुक्ति जो है इंकलाब में ही संभव है। उसको यदि कोई राहत मिलेगी तो इंकलाब से मिलेगी। ये जो एक जुबान दे देना है जुल्म जिस पे हो रहा है उस व्यक्ति को, एक नारा दे देना है भगत सिंह का। तो जब कोई व्यक्ति इंकलाब जिंदाबाद बोलता है तो भगत सिंह चाहे उसके सामने ऐसे ना हो तस्वीर के तौर पे, लेकिन वो उन्हीं वही बोलते हैं, उनके अंदर से वही उसके अंदर से बोलते होते हैं। तो इस तरह से वो हमारी चेतना का, हमारे आंदोलनों का इस रूप में एक वैचारिक पृष्ठभूमि के तौर पे, और जो एक जज्बा होता है परिवर्तन का, उसके रूप में हमारे बीच में मौजूद होते हैं हमेशा। तो यदि जन आंदोलनों के रूप में और हमारे इन संदर्भों में हम भगत सिंह की देन को और किस तरह से वो हमारे सब चीज़ों को प्रभावित करते रहते हैं, कैसे, और यदि किसी आंदोलन ने बाकायदा, जैसे कहते हैं कि प्लानिंग करके किसी उस पे, तो भगत सिंह को हम किसी भी रूप में उसको छोड़ के, बाईपास करके उनके विचारों को, भारत में कुछ भी ऐसा संभव नहीं कर पाएंगे जो कि भारतीय समाज उसके बिना सुंदर नहीं बन सकता, भगत सिंह के विचारों के बिना। तो इसलिए भगत सिंह के विचारों को आत्मसात करना और अपने आंदोलनों को उन विचारों से लबरेज कर देना, उनकी खुराक देना उन विचारों को, ये बहुत जरूरी काम है। इसीलिए भगत सिंह को सारी दुनिया में याद करते हैं। जितना सम्मान भगत सिंह का पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान चले जाओ, भारत और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन आपस में चाहे कितने ही लड़ते रहें, लेकिन वहाँ की जनता आज के दिन दोनों ही भगत सिंह को याद कर रही है सब जगह। तो वो सम्मान इसीलिए है उनका कि वो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इस रूप में यदि हम उनके विचारों को, चाहे कितने भी तरह के उनके लेख हैं, धर्म और स्वतंत्रता संग्राम, विशेष तौर पे मैं अपनी बातचीत में हमेशा ही इस लेख से जिक्र करता हूँ कि जो भारत का जो समाज है, जो सांप्रदायिकता इतनी बड़ी चुनौती बनी हुई है भारत के लिए, 47 में एक देश के 2 देश हो गए, और उसके बाद जो है छोटे छोटे देश हर शहर में बने हुए हैं,
और लगातार उसके टुकड़े 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 किए जा रहे हैं कि जिस तरह का उन्होंने दिखाया था रास्ता कि वो वही इन सब समस्याओं से निपटने का एक वो है। और दो व्यक्तियों को खास तौर पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यदि आप उनकी एक भाषण था उनका, गोविंद रानाडे मेमोरियल लेक्चर 1941 में उन्होंने वो भाषण दिया था, जो गांधी, रानाडे और एक और नाम है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उस से किताब भी छपी है उनकी उस भाषण को लेकर के, जीना। यदि उसको पढ़ें आप, उस किताब में जो पत्रकारिता के बारे में कहा है, और भगत सिंह का जो एक लेख है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, उसमें से पढ़े। मैं एक छोटा सा इसे सुनाना चाहता हूं। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, अब ये भगत सिंह हैं। हम हमेशा ही, जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं, पत्रकारिता को बहुत ही पूज्य मानते रहे हैं कि पत्रकारिता पहले तो बहुत अच्छी थी और सब कुछ ठीक था। ये 1928 में लिखा गया लेख है भगत सिंह का। 28 में भी वो कह रहे हैं जो बहुत पहले ये माना जाता था। पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटबॉल करवाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो बहुत कम है। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं, खून के आंसू बहने लगते हैं, और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। ये उस समय के जिस तरह के क्वेश्चन से जूझ रहे थे भगत सिंह। कोई उनका जो भगत सिंह का सिद्धांत निर्माण है वो कोई कॉपी नहीं है रूस की या मार्क्स की, नकल नहीं है वो। इन मार्क्स ने तो इन सवालों पे विचार भी नहीं किया होगा सांप्रदायिकता पे, कि वो यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ का जो जीवन है, यहाँ जो उनके सामने चुनौतियां प्रस्तुत हो रही थी आंदोलन के सामने, उनके ऊपर विचार करते हुए कैसे कैसे आगे बढ़ रहे थे। जो लोग असहयोग के दिनों में जोश व उभार को जानते हैं, जो गांधी जी का आंदोलन था, उन्हें यह स्थिति देख रोना आता है। कहाँ थे वे दिन की स्वतंत्रता की झलक सामने दिखाई देती थी, और कहाँ आज यह दिन की स्वराज्य एक सपना मात्र बन गया है। कि किस तरह से जनता के आंदोलन आगे बढ़ते हैं और एकदम उनके ऊपर जैसे आग पे छींटा मार दिया जाता है, राख बिछा दी जाती है। कैसे वो, कौन सी शक्तियां हैं वो, इस बात को निरंतर पहचानने की जरूरत है कि आप एक आंदोलन बनाते हैं इतनी मेहनत करके, और किस तरह से उस आंदोलन को जो है खत्म कर दिया जाता है। कौन सी वो शक्तियां हैं? भगत सिंह। बस यही तीसरा लाभ है, दिखाई देती थी। बस यही तीसरा लाभ है जो इन दंगों से अत्याचारियों को मिला है। वही नौकरशाही जिसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था कि आज गई कल गई, आज अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी है कि उसे हिलाना कोई मामूली काम नहीं है। कि किस तरीके से कि सांप्रदायिकता के माध्यम से जो अंग्रेज सरकार यहां पे शासन स्थापित करती रही, ये एक टूल बन गया है शासन सत्ताओं का लोगों को। किस, ये भगत सिंह लिख रहे हैं। यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजें तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। अब वो इनकी चीजों को बता रहे हैं कि किस तरह से, कहीं से भी पढ़ें, लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। ये इसी लेख से मैं पढ़ रहा हूं। गरीब मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं।
कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ ना करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव को मिटाकर कि चाहे आंदोलन किसान आंदोलन है, उसके समर्थन में सिर्फ इंडियन ही नहीं, विदेशी मूल के कितने एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट इस आंदोलन के समर्थन में आए। उनको कौन सा एमएसपी चाहिए था? उन्होंने कोई खेती थोड़ी करनी थी, लेकिन कि वो ये जो भगत सिंह की जो भावना है कि सारे दुनिया के मेहनतकश लोग, जितनी भी संकीर्णताएं हो सकती हैं, उन सबको त्याग कर, और जब अमेरिका में रंग का आंदोलन हुआ तो भारत से ही कितने समर्थन उसको मिला था। तो ये पूरी दुनिया का जो आंदोलन है, तो उसके साथ अपना जुड़ाव करते हुए तुम्हारी इसी में भलाई है कि देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथों में लेने का यत्न करो। सरकार की ताकत अपने हाथों में लेने का यत्न करो। ये जो पॉलिटिकल पावर है,